अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको बड़ी खबरें देंगे, तीन बड़ी खबरें हैं। एक तो क्या हुआ कि 7 जजेस आज हल्फ नहीं ले सके। ऐसा क्या हुआ रातों रात, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के वो जज नहीं आज बन सके। दूसरी जो बड़ी खबर है, बल्कि 4 बड़ी खबरें आज हमारे पास। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को झुटला दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपका ने गलत बयानी किया है या झूठ बोला है, वट। वो हम आपको बताएंगे किस बात पर उन्होंने चीफ जस्टिस का, और बहुत बड़ी बात है क्योंकि इसका आने वाले दिनों में असरात बहुत अहम है। जो एक गेम लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उस पर बहुत अहम है। तीसरी खबर यह है जो कि बहुत ही दिलचस्प खबर है। हम आज आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के घोड़े का नाम क्या है जिस पर वो सवारी करते हैं। ठीक है, साईं तो साईं, साईं का घोड़ा भी साईं है, हल्का नहीं लेना, हम आपको आज बताएंगे। और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अब जो पाकिस्तानी फ़ौज है वो नौजवानों को बरह रास्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बाद यहाँ पर नौजवानों को अप्रोच कर रही है। इसके पीछे क्या रियलाइजेशन है, इस पर आपको बताएंगे। तो चलिए अदील सर, क्या हुआ यार, रात को आपने क्या करवाया? सुबह तो हल्फ हो रहा था, आज हमने तो सारे तैयार श्यार होके सूट शूट पहन के बैठे हुए थे। हम तो सुबह सुबह तैयार होके 8 बजे गाड़ियाँ निकाली हुई थी, भाग रहे थे। क्या हुआ? सर रात को भी ये बात ज़राए तो कह रहे थे कि मुश्किल है आज ओथ, बट कुछ शरपसंद अनासर ने हमें कहा कि आप आ जाएं। हम आ गए और आगे से हल्फ नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये नज़र आ रही है सर कि हल्फ ना होना, शायद उसकी वजह तो बताई जा रही है। मेरी अभी तर्जुमान से भी बात हुई है, डॉक्टर शाहिद कंबोज से। वो कहते हैं कि शायद वजह ये बनी कि नोटिफिकेशन देर से हुए, रात को तकरीबन 12 बजे के बाद हुए, और जो अप्रोच किया जाना था या बताना था, कन्वे किया जाना था बहुत सी अथॉरिटीज़ को जिन्होंने कल पहुंचना था सुबह, उनके लिए मुश्किल था पहुंचना, और उनको वो डिलीवर करना बहुत मुश्किल था रात को। जो नोटिफिकेशन है, ये एक बुनियादी वजह बताई जा रही है कि इस वजह से ताख़ीर हुई है और इसको पोस्टपोन किया गया है। इसमें अब दो मुख्तलिफ पहलू हैं सामने। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पोस्टपोन हुआ, बावजूद इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मंजरनामा क्यों तब्दील हो गया। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब चैम्बर वर्क पर चले गए हैं या वो छुट्टी पर चले गए हैं, वो आज कोर्ट में नहीं बैठे, बल्कि कायम मकाम जो चीफ जस्टिस अभी तक बने नहीं हैं, जिन्होंने ओथ नहीं लिया, वो कमरा अदालत नंबर 1 में बैठ गए आमिर फ़ारूक साहब की जगह पर सरफराज डोगर साहब। ये बड़ा एक दिलचस्प इशू हुआ। इतनी चलती है उनकी, आप अंदाज़ा करें। ठीक है, कि बिल्कुल। अभी हल्फ नहीं लिया वो, तो वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में जाके बैठ गए हैं। आप उनसे कह रहे हैं अब हल्फ दिलवाओ। हमारे कुछ दोस्त शरारतन ये भी कह रहे थे कि वो तो 2-3 दिन से घर भी ढूंढ रहे थे, चीफ जस्टिस का घर कौन सा है कॉलोनी में। अच्छा, अब यहाँ पर आकर सरफराज डोगर साहब ने हल्फ नहीं लिया, अभी तक आईजी उठाया। इस्लामाबाद से भी उनकी मुलाकात हुई थी, हो सकता है आमिर फारूक साहब का सामान वो निकलवा भी दे। चले, anyway, लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब भी आज चैम्बर वर्क पे हैं। वो कि मेरी इतलात के मुताबिक तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं आए, मगर मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि वो बस कोर्ट का जो काम है, जुडिशल काम है, वो नहीं करेंगे, चैम्बर में ज़रूर वो होंगे। तो और क्या वो अपने घोड़े को सेब खिला रहे हैं? घर बैठ के क्या कर रहे हैं? नहीं, हम हो उनको सकता है 28 लाख वो रुपए आज, तनख्वाह देते हैं, आज आए नहीं है। आपको मालूम है हमारे पुराने दूसरों को वो जानने कहते हैं वो वाले काम नहीं करते, खुद घर बैठे हुए हैं। जस्ट रिटायर्ड अजमत सईद शेख साहब का इंतकाल आपको मालूम है हुआ, तो हो सकता है उनके जनाजे के लिए उन्होंने लाहौर जाना हो, ये भी एक मुमकिनात में से है। बहरहाल उनका इस मौके के ऊपर चैम्बर वर्क में चले जाना और दूसरी जानिब जजेस का ओथ ना होना, और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि कल जजेस साहिबान को मेरी इतलात के मुताबिक बता दिया गया था कि भाई कल आपने ओथ लेना है, और वो इस्लामाबाद में पहुंच गए हैं। सेरेमोनियल हॉल के अंदर आपको मालूम है कुर्सियां लगी हुई थी कल से, लेकिन वो बहरहाल नहीं हो आज सका। मैं आपको ऐड कर दूं, आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उन जजेस का चीफ जस्टिस हाउस में लंच रखा हुआ है, जो नए जजेस आए हैं। वो एक आप कह सकते हैं कि एक रिवायत है ना कि जब भी नए जजेस आते हैं, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनको लंच या उनको दौराना दिया जाता है, मगर वो आज लंच भी नहीं हो सकेगा, ऑब्वियसली उन्होंने ओथ ही नहीं लिया। अब दिलचस्प बात यह है मैं सर, वैसे कहता सोचा था कि हो सकता है उन्होंने अल्लाह में जन्नत नसीब करें, जस्टिस अजमत सईद शेख के जनाजे में न जाना हो सकता है लंच खुद बैठे बना रहे हों, क्योंकि मेन्यू तो वो बनाते हैं ना सुबह उठ के कि क्या आज खाएंगे हम, तो हो सकता है बैठे उधर वो कौन सा पराठा लगा रहे हों, या पता नहीं तो खड़े होकर बनवा रहे हो, इस पे इतना घी डालोगे, इस पे ये करोगे। मतलब
यार चीफ जस्टिस इंसाफ देना, दे कम से कम पराठा तो देना यार किसी को, ये तो कम से कम होना है। आयली। अच्छा, इसमें अब ये है कि जो नोटिफिकेशन सर रात को सामने आए हैं, वो नोटिफिकेशन तो चले आना थे। और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद 6 मुस्तकिल तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस एलिवेट हुए हैं। 7वें मियाँ गुल हसन औरंगजेब साहब आर्जी तौर पर आए हैं। मगर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जैसे सरफराज डोगर साहब का तो बहसीत एक सीनियर प्यूनी जज के कायम मकाम चीफ जस्टिस के तौर पर नोटिफिकेशन कर दिया गया है। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट में भी कर दिया गया है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी कर दिया गया है, क्योंकि तीनों रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनको एलिवेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। जो दिलचस्प बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट के भी जो चीफ जस्टिस हैं, इश्तियाक इब्राहिम गालिबन उनका नाम है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए हैं। उनके बाद जो सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर थे, उनको एलिवेट नहीं किया गया था। और आपको याद होगा उनकी जगह तीसरे नंबर पर जो मौजूद थे अतीक शाह, क्या नाम मैं उनका नाम, अतीक शाह साहब। अतीक शाह साहब तो आप कायम मकाम बन गए ना चीफ जस्टिस। दूसरे नंबर पे है वो, मैं आपको एक मिनट निकाल देता हूँ। चले नाम हम बाद में उस पर कर लेते हैं। तीसरे नंबर पर मौजूद जज को एलिवेट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। जो दूसरे नंबर पर बड़े काबिल जज मौजूद हैं, जो अब सीनियर प्यूनी जज हैं, उन्हें नहीं अपॉइंट किया गया, क्योंकि एलिवेट किया गया। वो इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है जो दूसरे नंबर पे बिल्कुल है, आपकी बात दुरुस्त है। और तीसरे नंबर पे जो जज हैं जिनको बनाया गया अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस, वो नून लीग के दौर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल रहे हैं। वो जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा हुआ है, उसके सरकर्दा रुकन रहे हैं, ठीक है, और उनके बहुत करीब हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि जजेस की सिलेक्शन किस तरह हो रही है। किसी को चीफ जस्टिस बनाना है तो उसका मेयार क्या है, मेरिट क्या है। देखिए मुझे तो ठीक है, अब मेरिट ये नहीं है कि आप रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हुए हैं, आपने आइन से वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है, आप आइन के साथ वफादार हैं कि नहीं। अब ये देखा जा रहा है कि आप अगर आइन के साथ वफादार है तो नहीं, अगर आपकी पर्ची कहीं और से आ रही है तो यस, ये अब मेरिट है। मुझे ज्यादा तो ये, अगर नहीं होंगे तो, अगर फिर भी पहले 3 में भी नहीं अगर को मिल रहा होगा इंडिपेंडेंट जज, ठीक है, तो फिर किसी और हाईकोर्ट से जज ले आएंगे। देखिए तो सिंपल सी बात है ना, आपने जज नहीं के बदला। बाद तो ये सब होना लाजम था, होना ही था, ये तो बिल्कुल हमें पता है, फर्ज हो गया था उसके बाद। मेरे लिए जो ज़्यादा हैरान कुन चीज़ है ना सर, आप इसे हैरान कुन कहें या जो भी कहें, जस्टिस याही अफरीदी साहब से आपको याद होगा जो 2 रोज़ कबल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, असनात मलिक साहब ने एक सवाल पूछा था और इन्हीं पर्टिकुलर जज से मुतालिक और पेशावर हाई कोर्ट से मुतालिक पूछा था। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ याही अफरीदी साहब ने कहा था कि अगर ये 2 जजेस साहिबान बाइकआउट ना करते तो वो भी एलिवेट हो जाते। देखें, और चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि जो पेशावर हाई कोर्ट है वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। ठीक है, अब जो दिल के बहुत ज़्यादा करीब वहीं से वहीं पर जाहिर बात है ये पोलो के प्लेयर के तौर पे उस कोटे में भर्ती हुए थे ना जज शायद। अच्छा, दिल के इनके बहुत ज़्यादा करीब होने के बावजूद पेशावर हाई कोर्ट ये उस जज की भी बड़ी तारीफ कर रहे थे जो जज नहीं हो सके एलिवेट। उस जज का बतौर एक कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट नोटिफिकेशन तक हमारे चीफ जस्टिस साहब जो ख़ुद को बड़ा बाइख्तियार समझते हैं नहीं करवा सके। ये सब देखें लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए और इन जजेस साहिबान के लिए जो आज इस 26वीं आइनी तरमीम के बाद या 26वीं आइनी तरमीम को डिफेंड करते हैं, उसके हक़ में जस्टिफिकेशन देते हैं। उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि भाई किस तरह उनके हाथ पांव बांध दिए गए हैं, उनको बेख्तियार कर दिया गया है। चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब दावे तो बड़े बुलंदो बांग करते हैं, मगर जहाँ पर उनका अपना इख्तियार इस्तेमाल करने का वक्त आता है वहाँ पर वो अपना इख्तियार भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बेबस नज़र आते हैं। और अब हम देख रहे हैं कि पहली दफ़ा कि एक सीनियर प्यूनी जज की मौजूदगी में एक दूसरे नंबर पर मौजूद जज को कायम मकाम चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। ये बड़ा हैरान कुन है। अब एक मिसाल माजी हमारे पास मौजूद है पेशावर लाहौर हाई कोर्ट में, जब जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस थी और वो बाहर गई कहीं, तो जस्टिस जो शुजात अली खान और जस्टिस बाकर अली नकवी हैं जिनको सुपरसीड करके उन्हें चीफ जस्टिस बनाया गया था, उनमें से किसी को कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था। लेकिन वो एक प्रेसिडेंट इस वजह से बना कि वो 2 जजेस साहिबान पहले बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी फिट नहीं समझे गए थे जुडिशल कमीशन की जानिब से, इस वजह से उन्हें कायम मकाम या एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं लगाया गया। वो बात समझ में आती है यहाँ पर ऐसा क्यों किया जा रहा है। अब नए नए प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं और ये मुझे लग रहा है कि ये मामला सिर्फ हाई कोर्ट तक महदूद नहीं रहेगा। कल को अगर याही अफरीदी साहब भी कहीं जाते हैं तो पीछे से एक्टिंग चार्ज जो ऑटोमेटिकली मिलना है जस्टिस मंसूर को, और उनकी भी अदम दस्तयाबी के बायस मिलना है जस्टिस मुनीब को, वो शायद वो भी नहीं देना चाह रहे। अब वो भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को मिलना चाहिए। तो इस ज़मन में ये सारे एक जाल बिछाया जा रहा है जो बड़ा अफसोसनाक है। और इसमें मैं तो समझता हूँ कि ये जो रात की तारीकी में नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं शायद ये भी एक बुनियादी वजह हो। अब दूसरी जानिब जो उल्टा हमें नज़र आ रहा है कि जस्टिस याही अफरीदी साहब ने उस रोज़ फ़रत जज्बात में आकर ये कह दिया कि भाई जो
सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी का मामला है, उस पर ना सिर्फ मेरा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है बल्कि मेरे मौक़िफ़ की तायद की है अटॉर्नी जनरल ऑफ हाँ, पाकिस्तान ने। वो तो चीफ जस्टिस ने बड़ा दावा किया था कि मैं और अटॉर्नी जनरल जनाब एक है, कि सरफराज डोगर सीनियरिटी लिस्ट में नहीं आते। तो वो क्या अब सर सूरत हाल ये है कि जब उसके ऊपर हमने भी बात की गुज़िश्ता रात, मैंने भी उस पर व्लॉग किया, बहुत से हमारे दोस्त हैं जो पहले से इस पर बात कर रहे हैं कि भाई अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हुकूमत के नुमाइंदा हैं, जिसका ये चाइल्ड है, ब्रेन चाइल्ड है 26वीं आईनी तरमीम, और जिनको सरफराज establishment भी डोगर बहुत पसंद साहब, करती है। सरफराज डोगर साहब को जिन्होंने लाने का बुनियादी तौर पर प्लान किया है, वो कैसे उनको डिच कर सकते डिच कर सकते हैं। तो ये बड़ा हैरान कुन था। उस पर अब अटॉर्नी जनरल साहब ने नज़र ये आ रहा है कि अपना जो मौक़िफ़ है वो जारी करवाया है थ्रू सोर्सेज, और जो उन्होंने मौक़िफ़ अब बताया जा रहा है कि जुडिशल कमीशन में अपनाया था वो जारी हुआ है, वो जो नून लीग कि की सहाफ़ी दे रहे हैं। एनीवे, अच्छा बताएं आप। जो बरक्स है बेसिकली अटॉर्नी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मौक़िफ़ से। और वो ये कहते हैं जैसा कि यहाँ पर अब हमने देखा अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान जो हैं उन्होंने वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे मुत्तफ़िक नहीं है। हाई कोर्ट से जज का ट्रांसफ़र आर्जी नहीं होता। वो ये कहते हैं कि जज का ट्रांसफ़र पब्लिक इंटरेस्ट के तहत किया गया, जिसके लिए सदर मुमलिकत मुतल्लिका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स से मुशावरत की गई। जस्टिस सरफराज डोगर से कहा गया वो मफाद आमा के तहत अपनी रजामंदी का इजहार करें। ट्रांसफ़र होने वाले जज ने मफाद आमा के तहत ही तबादले के लिए रजामंदी ज़ाहिर की, ना ही ज़ाती मफाद के लिए। जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी सबसे नीचे नहीं की जा सकती, ना ही जज सिविल सर्वेंट होता है। सीनियरिटी से मुतालिक सिविल सर्वेंट मुलाजमीन के रूल्स का इतलाक़ आला अदलिया के जजेस पर नहीं हो सकता, ना ही आला अदलिया के जजेस सिविल सर्वेंट होते हैं। आइन पाकिस्तान ने जजेस के लिए अलग से जज की सर्विस पर शराइत और ज़वाबित तय कर रखे हैं। किसी जज की सीनियरिटी का मामला जुडिशल कमीशन में नहीं उठाया जा सकता, और सीनियरिटी का मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत दरख्वास्त दायर करके ही अदालती साइट पर तय हो सकता है। एक तरह से यहाँ पर वो उन जजेस साहिबान का भी अब उनको भी वे आउट दे रहे हैं जो 5 जजेस साहिबान हैं कि आप भी आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। और फिर अमीनुद्दीन खान साहब अपनी पिटीशन के साथ वो करेंगे। हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का तयन उनके मुतल्लिका चीफ जस्टिस करते हैं। इस पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान सवाल नहीं उठा सकता। किसी भी किस्म का एतराज़ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत ही किया जा सकता है, जिसका हवाला जस्टिस फ़ारूक इरफान केस में भी दिया गया है। जब एक जज एक हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होकर दूसरी हाई कोर्ट में आता है, उसे नए हल्फ लेने की ज़रूरत नहीं होती। आइन में भी कहीं नहीं लिखा कि एक जज ट्रांसफ़र होकर दोबारा यार हल्फ मतलब ये लेगा। तो वही बात करना आमिर जो फारूक आमिर साहब फारूक हाँ। साहब अब चीज़ ये है कि अटॉर्नी जनरल ने इंतहाई सादा लफ्ज़ों में कहा है कि चीफ जस्टिस साहब आप गलत बयानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, मैंने आपके साथ कोई इत्तेफाक नहीं किया था सरफराज डोगर साहब की सीनियरिटी के ऊपर, ठीक है। और मेरा मौक़िफ़ वही है जो उनको इधर लाए हैं, सरफराज डोगर साहब को उनका मौक़िफ़ है। अब चीज़ ये है कि अदील ये मामला एक और लिहाज से मेरी नज़र में बहुत खौफनाक है कि अगर आज आप ये दरवाज़ा खोल देते हैं, ठीक है, कि जिस भी हाई कोर्ट में इस्टेब्लिशमेंट को कोई जज पसंद नहीं होगा वो उसको चीफ जस्टिस से बनने से रोकने के लिए दूसरी हाई कोर्ट से अपना बंदा लेके आ जाएगी और उसकी सीनियरिटी को पामाल करके उसको बना देगी, तो फिर तो अदलिया की आज़ादी गई। कोई भी जज इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकेगा। वो कहेगा यार कल अदील इंडिपेंडेंट फैसला देगा, उसको पता होगा कि कल सतूर को लेके आ जाएंगे दूसरी हाई कोर्ट से, वो आके उनका खेल खेलेगा। तो ये तो आप एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई जज उसकी सीनियरिटी उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसी, ठीक है। तो अच्छा अब मैं आपको ना वैसे एक चीज़ बता दूं, इधर एक वो ये है कि आपको पता है हमारे चीफ जस्टिस साहब वो पता नहीं पोलो के कोटे पर शायद वो होते हैं ना, वो फलाने खेल के कोटे पर आप फौज में भर्ती हो जाते हैं या पुलिस में भर्ती हो जाते नहीं हैं, यार, ठीक है, वापडा में भर्ती हो जाते हैं। लंदन यूनिवर्सिटी में ये कैप्टन रहे हैं अपनी टीम के, ऐसे ना करें। अच्छा कैप्टन, सुनने में आया। अच्छा मैं दूसरे कैप्टन पे चला गया था। तो आप बुक्स से भरे हुए हैं असतूर साहब, बिल्कुल मेहरबानी शदीद करें शदीद यार। शदीद, ठीक है। मैं असल में वो कैप्टन बनना चाहता था जो याहिया अफरीदी साहब बन गए ना, तो इसलिए मेरे अंदर से वो जा नहीं रहा। तो एनीवे, तो अब वो जो चीफ जस्टिस साहब आपको पता है उन्होंने वो पोलो खेलते हैं, ठीक है, और बहुत शौकीन है पोलो के, बल्कि उन्होंने कहा हुआ है कि मैं 2 से 3 बजे के दौरान ना मुझे कोई फ़ोन ना करे, ठीक है, वरना कहता है वो जो पोलो वाली मैं सोटी लेके आऊँगा। तो अब आपको सबसे मज़े की बात बताएं
कि जो पोलो क्लब से हमने चेक किया तो जो चीफ जस्टिस साहब का वहाँ पे घोड़ा है जिस पर वो सवारी करते हैं, घोड़ा ही है। अच्छा। हाँ, उसको घोड़ा ही है वो। तो उसका नाम गेस कीजिए क्या है? आप बताएं। उसका नाम है जस्टिस। जस्टिस पे जस्टिस। साईं तो साईं, साईं का घोड़ा भी साईं, साईं खुद भी जस्टिस है, घोड़ा भी जस्टिस है। चीफ साहब अदालत में इंसाफ कर ना सके, घोड़ा वहां पर पोलो क्लब में खूब इंसाफ कर रहा है। तमाम मैंने इमेजिन करना शुरू कर दिया जब मुझे नाम पता चला कि वो घोड़ा तमाम घोड़ों को लाइन में खड़ा करता होगा, ठीक है, किसी का कोई मसला हो हल करता होगा, ठीक है, वहीं पर मौके पर ऑर्डर सादर करता होगा, ठीक है, अमला हाजिर करता होगा, ठीक है, उसका कोई हो सकता है सेक्रेटरी भी हो, ठीक है, उसका कोई हो सकता है तो है ना यार, ये मतलब दिस इज समथिंग मुझे बहुत कम से कम मुझे बहुत फनी लगा कि कम से कम चीफ साहब कौम को जस्टिस दे सके ना दे सके, उन्होंने अपने घोड़े को जस्टिस दे दिया कि उसके नाम के साथ उन्होंने जस्टिस लगा दिया, ठीक है। तो वो बड़ी अच्छी बात है, कम से कम घोड़ा तो कुछ कर रहा है ना यार, चीफ साहब कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है, और देखें ना वो जस्टिस के ऊपर सवारी कर रहे हैं, ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है, हमें बड़ा कौम को मुतमिन होना चाहिए, ठीक है। यकीनन वो घोड़ा सेब शेब भी खाता होगा, रौनक लगती होगी, ठीक है, चीफ साहब जाते होंगे, सुबह पहले अपना मेन्यू डिसाइड किया, फिर जाके घोड़े का मेन्यू डिसाइड किया, ठीक है, फिर खुद अदालत आके इंसाफ किया, फिर घोड़े ने वहाँ पे इंसाफ किया, फिर 2 बजे जाके उस पर बैठ के इंसाफ किया, एक पूरा रौनक मेला लगाते होंगे, जस्टिस जस्टिस हो गई है, जस्टिस हो रही है जनाब, ठीक है। आप अंदाज़ा कीजिए ना कि वो लाइक वो जब चीफ साहब जाते होंगे पोलो खेलने के लिए, तो वो जो पोलो क्लब का स्टाफ है वो कहता होगा जस्टिस निकाल के लाओ अंदर से, ठीक है, और जस्टिस खोल लिया, ठीक है, कैसा जाता होगा मैसेज में, थोड़ा सा डेरोगेट भी हो रहा है यार। नहीं, आपको पता है, मैं अब आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मतीउल्लाह जान साहब से पूछ लीजिएगा, उन्होंने पैकेज किया था, मुझे याद आ गया, नहीं वो जो जब इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस होते थे तो बड़ा सिक्योरिटी इश्यूज भी थे, तो जो सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग थी उसके बाहर एक बिच बैठी होती थी जो स्निफर बिच थी, ठीक है, जो सूंघने वाली कुतिया होती है, जो अंदर जो भी गाड़ियाँ आती रहती थी, ठीक है, कि कोई असला या चीज़ तो नहीं जा रही। तो वो एक दिन गुजर रहे थे तो उन्होंने नाम सुना उसका, तो वो मुड़ के आ गए, उसका नाम था सीजे। तो मतीउल्लाह जान साहब ने उधर वकीलों से पूछना शुरू कर दिया, सीजे किसको कहते हैं? उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को। उन्होंने कहा ये स्निफर डॉग का नाम सीजे है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वो वहाँ पर जस्टिस होती होगी और जस्टिस खोल लिया, उस पे उन्होंने पैकेज ही बनाया था, और जस्टिस को चारा पाता कि नहीं, वो पूछते होंगे ना इस तरह से, लाइक तो लाइक तो खैर एनीवे, तो अब आ जाते हैं आखिरी जो मैं खबर देना चाहूँगा वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ नौजवानों से, मुल्क भर से आए हुए नौजवानों से मुलाकात की, उनसे काफ़ी तफसीली उनकी नशस्त रही, और उन्होंने ये जो तालिबान का जो एक फितना है उसके ऊपर भी बात की, जो दहशतगर्द हैं जिनकी हाथों पे हमारी हज़ारों फ़ौजी माओं के बेटों का खून है, हमारे हज़ारों पुलिस एहलकारों की माओं के बेटों का खून है, हमारे दर्जनों सियासतदानों के खून है, और हमारे हज़ारों सिविलियंस का खून है। तो उन दहशतगर्दों के बारे में आर्मी चीफ ने उनसे तफसीलन बात की, बाकी नौजवानों को उन्होंने इनकरेज किया कि वो मुल्क का मुस्तकबिल हैं, सब कुछ है। लेकिन मेरी नज़र में ये नशिस्त एक और लिहाज से बहुत अहम थी। गुज़िश्ता दिनों हमारी फ़ौज के इदारे ने ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बुलवाए थे पाकिस्तान, और उनको बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया, और उनसे भी DGISPR ने मुलाकात की, वहाँ पर उनको जिसे कहते हैं ब्रीफ़ किया, और वहाँ पर उनसे नारे भी लगवाए गए पाकिस्तान जिंदाबाद के। इससे पहले DGISPR मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर ख़ुसूसन बलोच और पख्तून तलबा को सिर्फ सेलेक्ट करके उनसे ख़िताब कर चुके हैं, और उनसे क्वेश्चन आंसर भी ले चुके हैं। तो एक चीज़ इसमें बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज को बतौर इदारा एहसास है कि अवाम में फ़ौज की जो एक हमेशा से एक सेवियर, एक मुल्क का एक इदारा है, जो एक इमेज था, उसको बहुत पिछले कुछ अरसे में, और ज़्यादा तवील अरसे नहीं, गुज़िश्ता कुछ सालों में बहुत नुकसान पहुंचा है। और अब वो रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं बरह रास्त। पहले उन्होंने सियासी जमातों पर इन्हिसार किया इस काम के लिए, लेकिन शायद उनको अब आइडिया हो गया है
कि जो सियासी जमातें हैं वो उनको डिलीवर नहीं कर पा रही, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब जो सियासी जमातें जिन पर हमारी इस्टेब्लिशमेंट इन्हिसार कर रही है वो अब आवाम में अपनी साख खो चुके हैं, मकबूलियत खो चुके हैं, वो पब्लिक मैंडेट नहीं रखते, वो इदारे का मैंडेट रखते हैं, तो उनके ज़रिए वो काम नहीं हो पा रहा। तो अब फ़ौज को एहसास है कि ये काम भी खुद करना पड़ेगा, तो उसके लिए अब ये मुलाकातें जारी हैं। लेकिन क्या इन मुलाकातों के नताइज भी वो आएंगे जो फ़ौज का इदारा चाहेगा कि लोग उनको सुनें, उनकी बात भी समझें, उनका मौक़िफ़ भी समझें, उनकी साइड भी समझें? तो देखते हैं। ये एक जैसे कहते हैं ना आसान अमल नहीं होगा और ना ही इसके नताइज फ़ौरी आएंगे, क्योंकि माजी में सियासत और इन तमाम चीज़ों से जो हमारे नौजवान हैं उनको नफ़रत भी, जैसे कहते हैं ना, हमारे माजरत के साथ फ़ौज के इदारे नहीं करवाई थी। वो जो 5th जनरेशन वार के नाम पर जो यूट्यूबर्स एंकर्स की एक फ़ौज लॉन्च की गई थी, जिनकी कभी DGI-SPR आसिम सलीम बाजवा के साथ तस्वीरें आती थीं, तो कभी आसिफ गफूर के साथ आती थीं, तो कभी बाबर इफ्तिखार साहब के साथ आती थीं, तो अब वो तमाम के तमाम इस टाइम 50 सीधे हो गए हैं। ठीक है, तो अब समझ नहीं आ रही क्या करें। तो अब नए तरीके से रीच आउट करने का अमल शुरू कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस दफ़ा बहुत ही मुश्किल मामला होगा। बहरहाल हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।